Hi guys, welcome to my channel. In this video we will discuss about metabolism. तो अब तक ड्रग के साथ क्या क्या हो चुका है। ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो चुका है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और ड्रग हार्ट लीवर किडनी में जा चुका है और वहाँ जा चुका है जहाँ पे इसका एक्शन हमें चाहिए। इसका एक्शन भी हमें मिल गया और इसके आगे की प्रोसेस को हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। अब कोई भी ड्रग हमेशा के लिए काम नहीं करती है, कभी ना कभी उसके एक्शन का टर्मिनेशन हो जाता है या फिर उसका एक्शन रुक जाता है। तो उसके एक्शन की टर्मिनेशन की प्रोसेस को हम एलिमिनेशन बोलते हैं। तो एलिमिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एक्शन इज़ नोन एज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन जो है वो दो तरीक़ों से होता है, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो अब हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या पढ़ा है। फार्माकोकाइनेटिक्स को हम ADME सिस्टम भी बोलते हैं। A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म, E फॉर एक्सक्रीशन। तो हम ADE सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि एलिमिनेशन इक्वल टू होता है मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन। तो हम फार्माकोकाइनेटिक्स को ADE सिस्टम भी कह सकते हैं। तो अब मेटाबॉलिज्म में क्या क्या होगा। कोई भी ड्रग जब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आएगा तो या तो वो ब्रेक हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा या वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को हम मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। और एक्सक्रीशन क्या होगा? जब कोई ड्रग बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो उसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो अब मेटाबॉलिज्म जो है उसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन दो वर्ड से बना है, बायो एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जब कोई दवाई बायोलॉजिकली वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है या फिर ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो उसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो दो रिएक्शन से होगा, एक फेज़ 1 रिएक्शन, एक फेज़ 2 रिएक्शन। फेज़ 1 रिएक्शन को हम कैटाबॉलिज्म भी बोलेंगे और फेज़ 2 रिएक्शन को हम एनाबॉलिज्म या कंजुगेशन भी बोलेंगे। क्योंकि एनाबॉलिज्म में क्या होता है या कंजुगेशन में कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो जाके ड्रग से अटैच होगी तो हम उसे कंजुगेशन बोलते हैं। तो फेज़ 1 रिएक्शन में क्या क्या होगा ड्रग का? फेज़ 1 रिएक्शन में ड्रग का ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, साइक्लाइजेशन होगा और डीएमिनेशन होगा। तो मोस्ट कॉमन फेज़ 1 रिएक्शन अगर कोई होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। अब फेज़ 2 रिएक्शन में क्या होगा? जब ड्रग का फेज़ 1 रिएक्शन हो गया तो बहुत सारे मॉलिक्यूल कुछ उससे आके अटैच होंगे। तो उसमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल है? ग्लूटाथायोन, ग्लाइसिन, एसिटाइल, मिथाइल एंड सल्फेट। और ये सारे मॉलिक्यूल उससे जाके अटैच होने के बाद उसे वाटर सॉल्युबल बना देंगे। तो अब क्या होता है? पहले ड्रग का फेज़ 1 रिएक्शन होता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीएमिनेशन हो जाएगा। अब फेज़ 1 रिएक्शन होने के बाद क्या होता है? ड्रग जो है वो जाके फेज़ 2 मॉलिक्यूल से अटैच होगी, मतलब फेज़ 2 मॉलिक्यूल ड्रग से जाके अटैच करेगी और उसे वाटर सॉल्युबल बना देगी या फिर पोलर बना देगी। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि ड्रग जो है वो कोई पेपर है एंड फेज़ 1 रिएक्शन जो है वो ग्लू का काम करता है। वो क्या करता है? ड्रग को फेज़ 2 मॉलिक्यूल से जाके अटैच करता है। तो फेज़ 2 एक मॉलिक्यूल है जो कि, और फेज़ 1 ग्लू है और ड्रग पेपर है। तो पेपर पे ग्लू लगा के हम उसे फेज़ 2 मॉलिक्यूल से अटैच करेंगे और ऐसे ये वाटर सॉल्युबल बन जाता है। तो एम ऑफ द मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ड्रग को इनएक्टिव बनाना, ना कि फेज़ 2 रिएक्शन होता है ड्रग को वाटर सॉल्युबल बनाना और उसे ना कि इनएक्टिव बनाना। अब हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। ड्रग जो है वो एक्टिव ड्रग जो होती है वो इनएक्टिव हो सकती थी, फिर जो ड्रग है वो एक्टिव थी लेकिन बाद में भी वो एक्टिव ही रही। ऐसा कैसे हो गया कि ये जो है ये पहले ज़्यादा एक्टिव थी, अब ये कम एक्टिव हो गई। एग्जाम्पल डाइज़ेपाम जो कि एक CNS डिप्रेसेंट है, ये बाद में मेटाबॉलिज्म के बाद ये ऑक्साज़ेपाम में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी एक CNS डिप्रेसेंट है, लेकिन ये जो एक्टिव है बाद में जो एक्टिव हुई ये वाटर सॉल्युबल है। अब कोई ड्रग जो है वो पहले इनएक्टिव थी
और बाद में जाके एक्टिव हो गई। तो ऐसी कौन सी ड्रग होती है जो पहले इनएक्टिव होती है और बाद में जाके एक्टिव हो जाती है? तो ये प्रोड्रग्स होते हैं। तो प्रोड्रग्स कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रोरेनिन, प्रो इंसुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सारे प्रोड्रग हैं। ये बाद में जाके मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव होते हैं, जैसे रेनिन बन जाते हैं, इंसुलिन बन जाते हैं, थ्रोम्बिन बन जाते हैं। तो प्रोड्रग का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज़ अ ड्रग विच इटसेल्फ इज इनएक्टिव बट आफ्टर मेटाबॉलिज्म बिकम एक्टिव। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोड्रग्स होते हैं, मतलब एग्जाम्पल देखते हैं प्रोड्रग के क्या क्या है। तो प्रोड्रग के एग्जाम्पल जो है वो हम याद करेंगे। ऑल प्रिफर डूइंग एमडी इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। तो अब हम लेते हैं ऑल से क्या होगा? ऑल ACE इनहिबिटर। ऑल ACE इनहिबिटर जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं और ये प्रोड्रग होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल और लिजनोप्रिल, ये दोनों जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो हम इसे याद कैसे कर सकते हैं? हमने एनाटॉमी में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि नी जॉइंट में एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट होता है। तो हम इससे याद कर सकते हैं कि क्रिप्टोप्रिल और लिजनोप्रिल ये दोनों एक्टिव ड्रग होते हैं। अब हम ऑल प्रेफर, अब प्रेफर से पी लेते हैं और पी से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी एक प्रोड्रग है। फिर डूइंग का डी लेते हैं और डूइंग का डोपा तो एक्टिव है, लेकिन इसके आगे अगर हम एल लगा दें तो ये इनएक्टिव ड्रग हो गया। अब एम का है मिनोक्सिड्रिल, मिथाइल डोपा एंड मरकैप्टोप्यूरिन। मरकैप्टोप्यूरिन एक एंटी कैंसरस ड्रग है। अब डी से डिपिवेफिन और इनका आई लेते हैं हम, तो उससे होगा इर्नोटोकैन। फिर क्लिनिकल का सी लेते हैं और इसका होगा साइक्लोफॉस कार्बिमाजोल क्लोपिडोग्रिल, ये एंटी प्लेटलेट ड्रग्स है। अब सब्जेक्ट का एस लेते हैं तो उससे हो जाएगा सल्फासोलाजिन। तो ये सारे प्रोड्रग हो गए हमारे। तो प्रोड्रग को हम कैसे याद करेंगे? ऑल प्रीफर डूइंग एमडी इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। तो इस निमोनिक से हम प्रोड्रग को याद कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोड्रग जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं क्या, लेकिन कैसे? क्योंकि पहले वो इनएक्टिव रहते हैं। वो एक्टिव कैसे होते हैं? फेज़ 1 रिएक्शन से एक्टिव होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, मिनोक्सिड्रिल ये एक एक्सेप्शन है जो कि एक्टिव होता है फेज़ 2 रिएक्शन से। तो मैंने अभी बताया था कि फेज़ 1 रिएक्शन और फेज़ 2 रिएक्शन क्या है। ड्रग को हम पेपर मानेंगे। फेज़ 1 रिएक्शन ये बस समझने के लिए, फेज़ 1 रिएक्शन ग्लू की तरह काम करेगा और फेज़ 2 रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल है वो जाके अटैच होंगे। तो फेज़ 1 रिएक्शन में जो ग्लू है वो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो पेपर पे हमने ग्लू लगाया और उसको जाके फेज़ 2 मॉलिक्यूल से अटैच कर दिया। तो फेज़ 1 रिएक्शन में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है ड्रग और फिर जगह बनाता है फेज़ 2 मॉलिक्यूल के लिए। और फेज़ 2 रिएक्शन में क्या होता है? ड्रग जो है वो वाटर सॉल्युबल बन जाता है। तो अभी ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? ये सारी चीज़ें एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज होंगी। तो अब हम पढ़ेंगे ड्रग मेटाबोलाइज एंजाइम। ड्रग जो है 2 तरीके के एंजाइम से मेटाबोलाइज हो पाएंगी। एक तो हमने डिवाइड करा है माइक्रोसोमल, एक नॉन माइक्रोसोमल। तो अब ये माइक्रोसोमल एंजाइम और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। तो सपोज़ करते हैं कि जो चीज़ें माइक्रोसोम में प्रेजेंट होंगी, जो भी एंजाइम, वो माइक्रोसोमल हो जाएंगी और जो माइक्रोसोम के अलावा कहीं और प्रेजेंट होंगी वो नॉन माइक्रोसोमल हो जाएंगी। तो हम सपोज़ करते हैं कि ये एक सेल है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ER और SER, ये SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी एंजाइम प्रेजेंट होंगे उसे हम माइक्रोसोमल एंजाइम बोलेंगे। और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, इन सारी जगहों या ER में, यहाँ इन सारी जगहों पे अगर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट होगा तो वो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम होगा। तो हम माइक्रोसोम को ही SER बोलते हैं। तो माइक्रोसोमल एंजाइम ही SER वाले एंजाइम हो गए और बाकी सारी
अदर चीज़ों पे, अदर जगहों पर जो भी एंजाइम प्रेजेंट होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, इन सारे एंजाइम को नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम बोलेंगे। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अब ये जो माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं ये इंड्यूसर भी होते हैं और इनहिबिटरी होते हैं। तो ये जो होते हैं ये दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं। इनकी वजह से जो एंजाइम है वो अपने काम को इंक्रीज़ भी कर देते हैं या फिर अपने काम को डिक्रीज़ भी कर देते हैं। लेकिन नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम जो है वो दूसरों की बातों में नहीं आते, वो उनका जो काम है वो अपना काम करते रहते हैं। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो हम 2 ड्रग का एग्जाम्पल लिए हैं, एक वारफेरिन और ये एक हेपारिन। ये दोनों जो होते हैं ये एंटीकोगुलेंट ड्रग है। तो वारफेरिन जो होता है वो मेटाबोलाइज होता है माइक्रोसोमल एंजाइम के थ्रू, और हेपारिन जो होता है वो नॉन माइक्रोसोमल के थ्रू मेटाबोलाइज होता है। तो हम पहले देखते हैं कि नॉर्मली क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। अब नॉर्मली क्या होता है, हम सपोज करते हैं कि 100 मॉलिक्यूल ऑफ वारफेरिन हमने दिया किसी पेशेंट को, और वो जो है 6 आवर तक काम किया। 6 आवर के बाद क्या होता है, उसके 50 मॉलिक्यूल जो हो जाते हैं वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं और 50 बचते हैं। तो 50 मॉलिक्यूल को मेटाबोलाइज करने के लिए 50 एंजाइम यूज़ होते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल को एक एंजाइम जो होता है वो मेटाबोलाइज करता है। तो 50 बच गए। अब वापस से इसका इफ़ेक्ट लाने के लिए हमें इसमें 50 और ऐड करना पड़ेगा, फिर ये 100 मॉलिक्यूल होगा और फिर से ये अपना इफ़ेक्ट देगा। ये नॉर्मली हो रहा है। वैसे ही सेम हमने हेपारिन के भी 100 मॉलिक्यूल लिए और इसने भी 6 आवर के बाद 50 मॉलिक्यूल को मेटाबोलाइज कर दिया, और फिर 50 मॉलिक्यूल को मेटाबोलाइज किया तो 50 बचे। तो 50 मॉलिक्यूल 50 एंजाइम से मेटाबोलाइज होंगे, एक मॉलिक्यूल एक एंजाइम से, और इसको भी बाद में 50 मॉलिक्यूल और चाहिए अपने इफ़ेक्ट को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो ये नॉर्मली हो रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ, उस पेशेंट को हमने कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ महीने बाद हमने दूसरा एंजाइम दिया। तो हमने क्या किया, उस पेशेंट में हमें पता चला कि कुछ महीने बाद उसको टीबी हो गया। तो हमने ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग दे दी। तो ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग होती है रिफाम्पासिन। रिफाम्पासिन एक ड्रग होती है जो एंटी ट्यूबरकुलोटिक होती है। आप एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा इसका। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमने ये दिया और ये एक इंड्यूसर है। रिफाम्पासिन जो है एक इंड्यूसर है। तो अब इसने क्या बोला, इस एंजाइम को बोला कि देखो जल्दी जल्दी काम करो क्योंकि हमें जल्दी जल्दी इफ़ेक्ट चाहिए और अब बहुत सारा काम करना है। तो अब ये तो माइक्रोसोमल एंजाइम थे, इन्होंने क्या किया, ये रिफाम्पासिन के बाद में आ गए और इन्होंने ज़्यादा मॉलिक्यूल को मेटाबोलाइज करना स्टार्ट कर दिया। अब सपोज करते हैं हम कि इन्होंने 90 एंजाइम दिए और 90 मॉलिक्यूल मेटाबोलाइज हो गए, उसमें से बस 10 ही बचे। मतलब 90 एंजाइम से 90 मॉलिक्यूल मेटाबोलाइज हो जाएंगे और 10 बचेंगे। अब ये जो 10 बचे इसको वापस से इफ़ेक्ट लाने के लिए इसमें हमें 90 मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हमें पता नहीं था कि हमने रिफाम्पासिन दिया है तो वो एक इंड्यूसर है, तो हमने 50 मॉलिक्यूल ही दिया था वापस से। तो अगर हम 10 में 50 पहले जैसे ऐड करेंगे, मतलब पहले जैसे डोज मेंटेन करके रखेंगे, तो ये बस 60 ही होगा और इसका इफ़ेक्ट मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इंड्यूसर डालने से क्या होता है, मतलब अगर कोई इंड्यूसर आ जाए बॉडी में तो उससे क्या होता है, सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंक्रीज़ करनी पड़ती है हमें। जैसे यहाँ एंजाइम इंक्रीज़ हो गया, इसका डोज हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने डोज इंक्रीज़ नहीं किया तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो कम आएगा, क्योंकि अगर हमने पहले जैसे 50 मॉलिक्यूल ही ऐड किए थे तो ये 60 हो पाएगा इसमें 10 में ऐड हो करके, और ये अपना इफ़ेक्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि हमें 100 मॉलिक्यूल चाहिए इसका इफ़ेक्ट के लिए। अब सेम इसने नॉन माइक्रोसोमल हेपारिन के साथ किया। तो हेपारिन को बोलता है कि देखो जल्दी जल्दी काम करो क्योंकि हमें बहुत सारे इफ़ेक्ट चाहिए।
ऐसे इतने धीरे धीरे काम मत करो। लेकिन ये जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है ये इसकी बातों में नहीं आए और इन्होंने बोला तुम्हें क्या, हमें जैसे काम करना है हम वैसे ही काम करेंगे। तो इन्होंने सेम ही काम करा, 50 एंजाइम लेकर के 50 मॉलिक्यूल को मेटाबोलाइज किया और 50 बच्चे वापस से इसका काम नॉर्मल ही रहा। तो इंड्यूसर के केस में क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती है एक्सेप्ट इफ़ेक्ट्स। डोज इंक्रीज़ हो जाएगा, एंजाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन इसका इफ़ेक्ट अगर हम पहले जैसे डोज पे देने लगे तो उसका इफ़ेक्ट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अब हमने देख लिया कि इंड्यूसर की वजह से क्या होता है। अब हम देखेंगे इनहिबिटर की वजह से क्या होता है। तो हमने क्या किया, सिमेटिडिन ली। तो हम पहले उस पेशेंट को वारफेरिन दे रहे थे, फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ महीने बाद उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी। तो हम उसके लिए एसिडिटी के लिए सिमेटिडिन दिया हमने। तो सिमेटिडिन दिया तो पहले वारफेरिन के मॉलिक्यूल जो थे, ये वारफेरिन के मॉलिक्यूल है, ये 100 मॉलिक्यूल थे। तो सिमेटिडिन आया और इन्होंने माइक्रोसोमल एंजाइम को बोला देखो कोई बात नहीं, आराम से काम करो, कोई जल्दी नहीं है। तो अब माइक्रोसोमल एंजाइम सिमेटिडिन की बातों में आ गए और इन्होंने क्या किया, बस 10 एंजाइम से 10 मॉलिक्यूल मेटाबोलाइज हुए, तो 90 बच गए। अब हम पहले वाली डोज अगर देते रहते तो 90 में हमें 50 मॉलिक्यूल हम दे देते और ये 140 हो जाता। तो इसकी टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि सिमेटिडिन एक इंड्यूसर है, मतलब सिमेटिडिन एक इनहिबिटर है। तो हम पहले जैसे डोज देते और उसकी टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 90 मॉलिक्यूल तो थे ही, तो हमें इसको 100 बनाने के लिए इसमें बस 10 ही मॉलिक्यूल अटैच करने थे, मतलब 10 मॉलिक्यूल और देने थे। तो इसकी डोज को डिक्रीज़ करनी थी, हमें डोज को डिक्रीज़ करनी चाहिए थी हमें। अब सेम हेपेरिन के साथ क्या हुआ, हेपेरिन के भी 100 मॉलिक्यूल थे और उसको भी क्योंकि ये नॉन माइक्रोसोमल है तो इसको भी जाकर सिमेटिडिन में बोला देखो आराम से काम करो, कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है। तो इसने क्या, लेकिन नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम सिमेटिडिन की बातों में नहीं है और इन्होंने बोला हमें जो करना है हम करेंगे, तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो। तो ये अपना सेम ही इफ़ेक्ट रखा, इन्होंने सेम ही काम करा और 50 मॉलिक्यूल को मेटाबोलाइज किया और 50 दिया और इसका इफ़ेक्ट सेम ही रहा। तो इसमें क्या हो जाता है, इनहिबिटर में एंजाइम डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, मतलब एंजाइम डिक्रीज़ होने पे इफ़ेक्ट तो कुछ होता नहीं है, टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है। तो अब हम एक बार रिवाइज़ करते हैं। तो इंड्यूसर देने से क्या हो गया, एंजाइम इंक्रीज़ हो गया, लेकिन इनहिबिटर देने से क्या हो गया, एंजाइम डिक्रीज़ हो गया। अब हमें इसे डोज के साथ क्या करना पड़ेगा, इसकी डोज को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा और इसमें इसकी डोज को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो हम जब भी कोई दवाई देंगे तो हमें ये देखना चाहिए कि वो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम से, हमें ये पता होना चाहिए नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम से मेटाबोलाइज हो रहा है या माइक्रोसोमल एंजाइम से। तो उसके हिसाब से हमें डोज एडजस्ट करनी चाहिए। अब हम एग्जाम्पल याद करेंगे कौन कौन से इंड्यूसर ड्रग है, कौन कौन से इनहिबिटर ड्रग है। तो इंड्यूसर ड्रग को हम याद करेंगे GPRS सेल फोन। तो GPRS सेल फोन से हम इसे याद करेंगे। तो G फॉर क्या हो गया, ग्राइसोफ्लेविन, ये एंटी फंगल ड्रग है। P से क्या हो गया, फेनिटोइन, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। R से रिफाम्पासिन, ये एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है जिसका भी हमने एग्जाम्पल दिया था। S से स्मोकिंग में क्या है, ये स्मोकिंग में निकोटीन इंड्यूसर नहीं है। स्मोकिंग में जो है ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक कंपाउंड स्मोकिंग प्रेजेंट होता है, उसकी वो इंड्यूसर है। फिर सेल का हमने C लिया, उससे क्या हो गया, कार्बामाजिपिन। और फिर फ़ोन का हमने P लिया तो इससे क्या होगा, फिनोबार्बिटॉन। ये दोनों जो है ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। अब हम इनहिबिटर ड्रग की बात करते हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, विटामिन K कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन। तो विटामिन का V से वालप्रोएट, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। K से कीटोकोनाजोल, एंटी फंगल ड्रग है। और कैन नॉट का C लेंगे, सिमेटिडिन, पेप्टिक अल्सर है।
पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करता है। कॉज का सी लेंगे सिप्रोफ्लेक्सिन, एंजाइम इरिथ्रोमाइसिन, और इनहिबिशन का आई लेंगे आइसोनाइजिड्स। ये तीनों सिप्रोफ्लेक्सिन, इरिथ्रोमाइसिन और आइसोनिड्स जो है ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। तो हम इंड्यूसर को कैसे याद करेंगे? GPRS सेल फोन से। और इनहिबिटर्स को कैसे याद करेंगे? विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन। तो विटामिन के नहीं होगा, विटामिन के इनहिबिटर नहीं है, तो ये इसका भी निमोनिक बन गया, विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। एंड हाँ, मैंने बहुत सारी ड्रग को प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत गलती करी है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच गाइस।